तो देखो यार, फ्रीलांसर से एजेंसी ओनर बनने का सपना तो सभी का होता है, बट इन दोनों के बीच में ना बहुत बड़ा गैप है। ये कुछ ऐसा ही है कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे छलांग लगाना। बट अगर आपको पता है कि इस पहाड़ पे ब्रिज कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे आराम से जा सकते हो, इंस्टेड ऑफ यू ट्राइंग टू जंप फ्रॉम वन माउंटेन टू अनदर। दैट विल बी फनी, राइट? बट या उस ब्रिज को ही कहते हैं एक फुल प्रूफ प्लान। तो अगर आपको एक फ्रीलांसर से एजेंसी ओनर बनना है, तो आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए। आप किसी भी चीज में बिना प्लान के ऑल इन नहीं जा सकते। तो चलो बस मैं 3 पॉइंट्स में इस पूरे प्लान को ब्रेक डाउन करूंगा, सो यू कैन ग्रो योर फ्रीलांसिंग और एजेंसी बिजनेस ग्रेजुअली। सो या, बिफोर आई से एनीथिंग, दिस इज मी अनमोल, 21 years old, CEO and co-founder of the Future Animation, and I am on a challenge of making $1 million from my animation business as an initial milestone to make Disney and Pixar like company from India. So yeah, let's talk about the 3 points that will transform your freelancing business to a agency owner business. Number 1, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई गेस आप फ्रीलांसिंग करते हो और आपके पास कुछ क्लाइंट्स हैं। अगर नहीं भी करते हो फ्रीलांसिंग, तो फ्री का ज्ञान लेने में क्या दिक्कत है, समेट लो जो मिल रहा है। तो देखो यार, बहुत सारे लोगों को ना मिसकंसेप्शन होती है, भाई एजेंसी शुरू करनी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें रहेंगी, पेपर वर्क रहेगा, सीए हायर करो, अकाउंटेंट हायर करो, और मतलब लीगल वर्क कराओ, कंपनी फॉर्म करो, ब्ला ब्ला ब्ला। दिस ऑल आर BS, कंप्लीटली BS। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं खुद एक एजेंसी रन करता हूँ, और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस पता है कब आती है? जब आपके साल का टर्नओवर कम से कम 1 करोड़ से ऊपर होने लग जाए। जब आपके साल का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होने लग जाएगा, तब आप कुछ लाख रुपए, कुछ लाख का मतलब 1-2 लाख, आप सीए को दे करके सारी चीज़ें सेटल आउट करा सकते हो। तब आपको कोई इशू नहीं आएगा। तब आपको सिर्फ जीएसटी लेना पड़ेगा, टीडीएस सर्टिफिकेट वगैरह होता है, ये सब आप आराम से डेलीगेट कर सकते हो एक अच्छे से सीए को दे करके। और जब आप करोड़ों रुपए कमा रहे होगे, तो 1-2 लाख रुपए देने में कोई हर्ज नहीं है। बट सबको ऐसा लगता है कि वो एजेंसी स्टार्ट करेंगे और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी। ऐसा नहीं है ब्रो। जब तक आपकी एजेंसी 1 करोड़ तक या 2 करोड़ तक नहीं पहुंचती है ना, मस्त अपना बिंदास सिर्फ बिजनेस को ग्रो करने में फोकस करो। इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो। जस्ट एक लोगो बनाओ, और वो भी फ्री टेम्पलेट से, और घुस जाओ ऑल इन टू मेक योर फ्रीलांसिंग बिजनेस टू एजेंसी। अब ये मिसकंसेप्शन तो आई थिंक मैंने दूर कर दिया कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। आई होप कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि एजेंसी बनाने में सिर्फ आपको एक सोशल मीडिया प्रोफाइल लगती है आज के ज़माने में, और कुछ नहीं। तो मैंने चलो रजिस्ट्रेशन वगैरह का पॉइंट तो क्लियर कर दिया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो है हैविंग ऑल द रिसोर्सेज। अब देखो यार, अगर आप एजेंसी बना रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन, हाइब्रिड। ठीक है, ऑनलाइन वाले मेथड में क्या होता है कि आपका सारा वर्क फ्लो ऑनलाइन ही शिफ्ट हो रखा है। जैसे मेरी एजेंसी है, मेरी एजेंसी में फ्रॉम डे 1 टिल टुडे सारी चीजें ऑनलाइन हो रखी है। मेरे को किसी से भी ऑफलाइन डील नहीं करना है, मेरे को किसी भी फ्रीलांसर या किसी भी अपने एम्प्लॉय को वर्क स्पेस पे बुला करके काम नहीं करवाना है। सारी चीजें वर्क फ्रॉम होम होती है। मेरे कुछ एम्प्लॉयज है, मेरे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स है, और डेफिनेटली मेरे क्लाइंट्स भी है। तो सारे लोग ना ऑनलाइन काम करते हैं। डेफिनेटली क्लाइंट से तो मैं ऑनलाइन ही डील करूंगा, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स मेरे यूएस से होते हैं। और जहाँ तक रही फ्रीलांसर्स और एम्प्लॉयज़ की बात, सबको मैंने वर्क फ्रॉम होम दे रखा है। मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सारे वर्क फ्रॉम होम करते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे एम्प्लॉय मॉनिटरिंग टूल्स भी आते हैं, मैं उनका भी यूज़ करता हूँ। बट या जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे घर से काम करते हैं, और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं डेफिनेटली वो भी घर से ही काम करते हैं। तो मेरे को ऑफलाइन किसी को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जहाँ तक रही दूसरे मेथड की बात, जो कि हाइब्रिड है, वो क्या होता है? वो एक ट्रेडिशनल स्टूडियोज होते हैं। जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे स्टूडियोज एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, वर्क स्पेस रेंट करते हैं, उसमें एसेट्स वगैरह फुलफिल करते हैं, जैसे पीसी हो गया, और भी जितना भी सेटअप हो गया, रेंडर सेटअप है, जो भी आएगा 3D एनिमेशन में स्टूडियो सेटअप करने में, 2D एनिमेशन का स्टूडियो सेटअप करने में। तो आप लोग बात समझ गए, राइट? बट इसमें दिक्कत क्या होती है यार? इसमें आपको हमेशा एक हेडेक रहेगा कि आपका रेंट जाना है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों का एलिमिनेट करने के लिए ना, मैंने सोचा यार हाइब्रिड को हटाओ, सारी चीज़ें ऑनलाइन करो, अपने घर में बैठो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के आगे और पीसी के आगे, और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट है। जितना ईजिली मैं उसको बता पा रहा हूँ ना, आई विश इतना ईजिली ये होता करने में, बट ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। सारे लोगों को मैनेज करना, आपको क्लाइंट्स मैनेज करने हैं, क्लाइंट्स की लीड्स लाने पे ध्यान देना है, आपको सेल्स क्लोज करने पे ध्यान देना है, आपको एम्प्लॉय मैनेज करने पे ध्यान देना है, प्रोजेक्ट फुलफिल करने पे ध्यान देना है आपको। उसके बाद से कोऑर्डिनेशन और टीम में ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि मॉडलर अलग ही मॉडल बना रहा है और रिगर अलग ही चीज़ रिग कर रहा है, और एनिमेटर भी अगला फिर अलग ही एनिमेट करके दे दे, फिर क्लाइंट कहेगी ये क्या दे दिया भाई। तो ये सारी चीज़ें ना हो, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट अच्छे से करनी पड़ती है कि सारी चीज़ें स्मूथली जाए और प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुली कंप्लीट हो। एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कराना ना एक पूरा नए स्टार्टअप की तरह होता है कि आपको नया स्टार्टअप स्टार्ट करना है, फ्रॉम स्क्रैच ब्लूप्रिंट बनाना है, उसके ऊपर काम करना है, 4 लोगों को बैठ कर डिस्कशन करना है कि आगे कैसे मूव ऑन करें, और फिर वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराना है, क्लाइंट से फीडबैक लेना है, रिवीजन कराना है, देन उसके बाद से जा करके फाइनली डन होता है, और उसके बाद फिर क्लाइंट एक रिव्यू देता है प्रोफाइल पे, सो दैट
अगला क्लाइंट आ सके। तो सोचो अगर एक साथ 30-40 प्रोजेक्ट आप मैनेज कर रहे हो, तो मतलब आप एक साथ 30-40 स्टार्टअप्स को मैनेज कर रहे हो, तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा मतलब हेक्टिक हो जाती है चीज़ें अकेला बंदा करने में। बट यही चीज़ अगर स्टूडियो होता तो स्टूडियो में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, क्योंकि स्टूडियो में क्या होता है कि बंदे ऑफलाइन बैठे हुए हैं, कम्युनिकेट कर लेंगे आपस में, कोलैबोरेट कर लेंगे। उसके अलावा क्या है, वहाँ पे एक मैनेजर होता है, सारी चीज़ें देखता रहता है। बट अगर आप एक स्मॉल एजेंसी ओनर है मेरी तरह, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि सारी चीज़ें स्टार्टिंग में आपको मैनेज खुद ही करनी पड़ेगी। आप एक मैनेजर को रख के डेलीगेट नहीं कर सकते हो, उनके भरोसे नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको हाइब्रिड और ऑनलाइन मेथड भी समझ आ गया होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। देखो यार, अगर आप एजेंसी ओपन कर रहे हो ना, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका पहला गोल ना पैसे कमाना ना हो, पहला गोल आपका क्लाइंट्स की हेल्प करना हो। आई नो आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या ज्ञान दे रहा है, ये सब थॉटिकल ज्ञान हटा और प्रैक्टिकल बात बता कि कितना तू अर्न करता है और कितना तू पैसे के पीछे भागता है। भाई देखो, जहाँ तक मेरी बात रही ना, मैं डेफिनेटली सबका मोटिव होता ही अर्न करना, बट प्रायोरिटी क्या होती है मेरी कि क्लाइंट सेटिस्फाई हो। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। अभी क्या हुआ, मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा था और मैंने न्यू एनिमेटर्स को हायर करा है। उन्होंने मेरे को भाई एश्योरेंस दी थी, उनका पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा था, तो मैं रश में था, तो मैंने उनसे टेस्ट नहीं लिया और बिना टेस्ट करे हायर कर लिया। ऑल्दो मैं किसी को भी हायर करता हूँ तो मैं टेस्ट लेता हूँ। तो क्या हुआ, उस बंदे को मैंने डायरेक्ट प्रोजेक्ट दे दिया, जो कि बहुत रेयर करता हूँ मैं। बहुत रेयर ही अगर मेरे को किसी बंदे का पोर्टफोलियो अच्छा लगता है तभी उसको मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट देता हूँ, विदाउट एनी स्मॉल प्रोजेक्ट। और मैंने उसको डायरेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया। अब भाई वो एनिमेशन कर रहा है, वो मेरे को ड्राफ्ट भी नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ भाई ड्राफ्ट दे दे जल्दी, मैं देख सकूँ क्या है क्या नहीं है। उसने मेरे को 1 महीने बाद समथिंग एनिमेशन ड्राफ्ट भेजा। मेरे को थोड़ा बहुत ख़राब तो लगा कि चलो क्वालिटी उतनी ज़्यादा एनिमेशन की अच्छी नहीं है, बट मैंने कहा चलो आई थिंक लाइटनिंग रेंडरिंग अच्छी होगी तो एनिमेशन की क्वालिटी उतनी दब जाएगी। क्योंकि क्या होता है, देखो डेफिनेटली एम तो रहता है पिक्सार क्वालिटी बनाना, बट क्या होता है अगर आपके एनिमेशन थोड़ी बहुत इधर उधर है ना, बट अगर लाइटनिंग और रेंडरिंग अच्छी करी है ना आपने, और कैरेक्टर मॉडल क्यूट है, एंगेजिंग है, तो ये सारी चीज़ें दब जाती है और उतनी दिखती नहीं है, ठीक है। बट उसने जब लाइटनिंग रेंडरिंग करके दी और मैंने जब क्लाइंट को भेजा, और सबसे पहले तो मेरे को भेजना नहीं चाहिए था, बट मैंने भेजा इसलिए क्योंकि उसने इतना ज़्यादा डिले कर दिया था कि मेरे को डेफिनेटली कोई ना कोई अपडेट भेजना ही था क्लाइंट को। क्लाइंट अलग फ्रस्ट्रेट हुआ, मेरा मूड अलग ख़राब हुआ। अब उसके बाद से मेरे पे 2 ऑप्शन थे, या तो मैं क्लाइंट को पूरा रिफंड कर दूं कि भाई लो, या तो मैं क्लाइंट से कहूँ कि मेरे एफर्ट का कुछ 20-30% दो, क्योंकि मैंने काम तो करा ही है। आपको अच्छा नहीं लगा तो वो मेरे ही हेडक नहीं है, बट मैंने तो काम करा ही है और आपने स्टोरी बोर्ड वगैरह अप्रूव करा था जो कि उस क्लाइंट ने करा था, और एनिमेटिक्स वगैरह भी उसने अप्रूव करा था। बट क्या वो एट द एंड सेटिस्फाई होता? नहीं होता, राइट। और क्या मैं सेटिस्फाई होता कि मैंने इस क्लाइंट से पैसे ले लिए और मैंने काम अच्छा करके नहीं दिया? नहीं। तो मैंने उसको 2 ऑप्शन दिए कि या तो आप जितने रिवीजन बोलोगे मैं उतने इसमें करूँगा, बट आई डोंट थिंक सो इस वीडियो को रिवीजन की ज़रूरत है, इस वीडियो को टोटली रीडू करने की ज़रूरत है। मैंने उसको दूसरा ऑप्शन ये दिया कि भाई देखो, ऑल्दो इस प्रोजेक्ट में मेरा फिर कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ब्रेक इवन भी नहीं कर पाऊंगा सही से अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रीडू करता हूँ फ्रॉम वेरी स्क्रैच, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ठीक ठाक अमाउंट उस एनिमेटर को पे कर दिया था। दैट्स व्हाई आई एम पिस्ड ऑफ। आई नो आप लोग कहोगे कि भाई तू पागल है, बिना ड्राफ्ट वगैरह लिए क्यों तूने इतना पे कर दिया। भाई मैं उस समय इतना रश में था ना कि उस बंदे ने बोला भाई थोड़ा सा पे कर दो मेरे को, ये ड्राफ्ट हो गया वो ड्राफ्ट हो गया, छोटी छोटी क्लिप्स बेच करके कि भाई इतना कर दिया प्लीज़ इतना पे कर दो। तो आई नो आई टुक रॉन्ग डिसीजन, बट आई हैड टू सो दैट दैट प्रोजेक्ट कुड कंप्लीट। और ऑनलाइन एजेंसी रन करने का ये भी अपना खुद का नुकसान है कि बंदे से आप मिल नहीं सकते, अदरवाइज भाई बोलता ना कि भाई तेरे को क्यों पे करूं मैं जब तू इतना खराब एनिमेशन कर रहा है। तो यही हुआ फिर कि मैंने क्लाइंट को कहा कि मैं रीडू करूंगा सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे को भी सामने से अच्छा नहीं लग रहा आपको ऐसी वीडियो देना, और मैं भी नहीं चाहता कि आप ऐसी वीडियो यूज़ करो, क्योंकि वो भी तो अपनी वीडियो सोशल मीडिया वगैरह पे यूज़ करेगा, ऑडियंस देखेगी, नाम किसका आएगा कि भाई द फ्यूचर एनिमेशन ने करा है, और मैं अपना बैड वर्क कभी भी क्लाइंट को नहीं देना चाहता, ठीक है। तो फिर मेरे को वो वीडियो रीडू करनी पड़ रही है। तो ये एक एग्जांपल है कि हमेशा आपको क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। डेफिनेटली आप मनी डाउन द लाइन अर्न कर ही लोगे, क्योंकि वो क्लाइंट फिर मेरे को नए प्रोजेक्ट्स दे देगा अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा हुआ तो उसमें मैं अर्न कर लूँगा। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ऐसे देखनी चाहिए और चीज़ों से ऐसे डील करना चाहिए, ठीक है। अब आई थिंक आपको अपने एजेंसी का गोल पता चल गया होगा, नहीं चला तो आराम से सोचना, अपने एजेंसी का मोटो बनाना और उसके अकॉर्डिंग काम करना। कभी भी देखो यार, कभी भी किसी को चीट मत करना, क्योंकि एजेंसी मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है, बहुत से क्लाइंट आते हैं मेरे पास कि भाई मैं पहले इसके साथ काम कर रहा था, इसने ऐसे चीट कर दिया। देखो यार, अब आपकी मर्जी, आपको करना है नहीं करना, बट देखो मैं खुद ही यार अगर किसी क्लाइंट को खराब काम देता हूँ और क्लाइंट मतलब ऐसे एक्सेप्ट करता है कि ठीक है अब तो टाइम निकल गया, अब मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो मेरे को खुद ही बुरा फील होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हायरिंग भी उसी तरीके से करता हूँ। तो इसी से रिलेटेड अपना लास्ट बोनस पॉइंट जो कि है 4th पॉइंट, विच इज़ हायरिंग। अब देखो यार, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ
क्लाइंट लेना उतना मुश्किल नहीं है जितना अच्छे एनिमेटर और अच्छे एम्प्लॉयज़ को ढूंढना है। जेनुअनली बता रहा हूँ भाई, मेरे को उतना क्लाइंट ढूंढना हार्ड नहीं लगा जितना मेरे को अपने एम्प्लॉयज़ को ढूंढने में लगा है। अभी भी मैं हायरिंग कॉन्टीन्यूसली चलाते रहता हूँ, क्योंकि भाई मैं अच्छे एनिमेटर्स को अपनी टीम में रखना चाहता हूँ, मॉडलर्स को रखना चाहता हूँ, लाइटनिंग आर्टिस्ट को रखना चाहता हूँ, और भी बहुत सारे कंपोजिटर, वीएफएक्स आर्टिस्ट, इन सबको रखना चाहता हूँ। तो अच्छे मॉडलर वगैरह ये सब बहुत रेयरली मिलते हैं, और जो मिलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। और अगर आप मेरे जैसे स्मॉल एनिमेशन स्टूडियो ओनर हो तो कैसे आप इतना ज़्यादा अफोर्ड करोगे, राइट? तो आपको बैलेंस बना करके हायरिंग करनी चाहिए, जैसा मैं अभी कर ही रहा हूँ। मैंने बहुत सारे इंप्लॉयज़ को हायर कर रखा है ऑलरेडी, और भी बहुत सारी हायरिंग मैं कर रहा हूँ, सो दैट अगर मेरे को डिज्नी जैसे, पिक्सार जैसी कंपनी बनानी है तो डेफिनेटली इंप्लॉयज़ भी उस हिसाब के होनी चाहिए कि अच्छे एनिमेशन कर सके और क्लाइंट भी सेटिस्फाई रहे। तो ये सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि सारे पॉइंट्स को अच्छे से गो थ्रू करो, अपना प्लान बनाओ एक एक पॉइंट से रिलेटेड। जो मैंने बताया कि आपको इस पॉइंट के थ्रू कैसे जाना है, जैसे हाइब्रिड जाना है, ऑनलाइन जाना है, आपको अपनी एजेंसी का मोटो क्या रखना है, हायरिंग कैसे करनी है, किसको करनी है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखो और उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है? कभी भी रश में डिसीजन मत लो। हमेशा रश में लिया हुआ डिसीजन एट द एंड गलती साबित हुआ है, मेरे लिए तो, आपके लिए पता नहीं, बट मेरे लिए बहुत बार ऐसा हुआ है। सो टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट एंड देन गो फॉर इट। आई नो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सो यू गाइस कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई एम रूटिंग फॉर यू गाइस टू बी अ सक्सेसफुल एजेंसी ओनर एंड विश यू वेरी वेरी बेस्ट।